Now our topic is cell structure and function. Okay, now as you know, cell जो है that is the basic structural and functional unit of life. ठीक है बेटा, हम सेल को हमेशा ये मान के चलते हैं कि it is the basic structural and functional unit of life. अब इस बात का क्या मतलब है, अभी मैं आपको धीरे धीरे इस चीज के बारे में बताऊंगी. जो मैंने दो आपको सर्कल वर्ड किए हैं यहाँ पे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है, देखो बेटा, अगर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हो या फिर आप कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लेते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म पिक कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. वो हमेशा सेल से ही बने होंगे. ऐसा नहीं होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसी और चीज से बना हो, नहीं, ऐसा नहीं होता. दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब लाइफ देखो बेटा, इट इज एग्जिस्टिंग एज अ form of unicellular organisms as well as if multicellular animals, लेकिन सबके अंदर yes, basic structure जो है वो सेल का है. तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब आती है नेक्स्ट वर्ड का इंपॉर्टेंस, फंक्शनल क्यों है. एक सेकेंड बेटा, लो शी हैज एंटर्ड. अब देखो बेटा, फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है. फंक्शनल यूनिट मीन्स, देखो अब अभी हमने बात की जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा ना बेटा, वो क्या है कि एक ही सेल का बना होता है. अब नेचुरल सी बात है, अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, फिर उसके रिप्रोडक्शन होगी, एसिमिलेशन हो रही है. सो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं बेटा, दे आर टेकिंग प्लेस एंड वो सारी प्रोसेसेस सिर्फ एक सेल कर रहा है, राइट. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे ही होता है. जो सेल्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म ग्रुप्स, वो ग्रुप बना लेते हैं सो दैट वो एक जैसा फंक्शन को बड़े अच्छे से कर पाए. देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, ओके. लेकिन फंक्शनल लेवल पे आपका सेल आ जाता है. दैट इज व्हाई वी इंक्लूड इट, वी टर्म इट टू बी एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ आई होप इट इज क्लियर. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों हुआ. हाँ जी राशि बेटा, आई होप यू आर हियरिंग माय वॉइस. यस, चलो ठीक है, जितना भी आ रहा है आप सुन सकते हो. सेल जो है हमने बात की कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल इसलिए है क्योंकि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल. एंड रिगार्डिंग द फंक्शनल यूनिट, एज इफ अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में भी कई सारे फंक्शंस एक साथ हो रहे हैं और वो सारे फंक्शन सिंगल सेल कैरी ऑन करता है. जबकि आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन उस केस में भी सेल्स तो है ही है ना. तो सेल्स आपके दे फॉर्म द बेसिस. एक लाइफ के लिए एक सेल का होना बहुत जरूरी है. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब बात आती है, अब हम सेल की बात कर रहे हैं. अब सेल को डिस्कवर किसने किया है ना, हु डिस्कवर्ड सेल. ही वाज रॉबर्ट हुक. इसने सबसे पहला सेल जो है वो ऑब्जर्व किया था. व्हाट ही वाज लाइक, इसने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था. he studied a very thin slice of cork. इसने cork की thin slice पढ़ी थी. अब cork जो होता है ना बेटा, it is a dead tissue. वो dead protective tissue होता है plant cell का, ठीक है, plants में मिलता है और वो dead tissue होता है. तो जो इसने ऑब्जर्व किया था वो क्या इसने ऑब्जर्व किया था, he observed some box like compartments. बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स को उसने ऑब्जर्व किया था. इंग्लिश में कंपार्टमेंट का जो वर्ड है दैट इज सेल, हम उसको सेल भी मान लेते हैं, राइट. तो इसने उसको नाम दे दिया सेल. तो रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन हु तो सेल फिजन भी होता है. हाँ जी, सेल तो फिजन भी होता है. यस, वही ना. कंपार्टमेंट मतलब एक इनक्लोज्ड चैम्बर, एक क्लोज रूम, उसको बोलते हैं ना सेल. तो सेल वही हुआ. तो उसने इसीलिए इसका नाम ना सेल डाल दिया, क्योंकि इसने जो भी सेल्स देखे थे वो डेड टिश्यू के थे. तो इसीलिए इसको कंपार्टमेंट, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसको दिखा था. अब बेटा, अब सेल्स हैं, इसके अंदर ना वेरिएशन बहुत होती है. अब वो किस हिसाब से वेरिएशन होती है वो हम देखते हैं. सबसे पहले जो वेरिएशन है दैट वुड कम एज पर द नंबर ऑफ सेल्स. अभी हमने बात की कि या तो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. उसमें क्या है, यूनिसेलुलर में देयर इज सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर में देयर आर मोर देन वन सेल, है ना. अब इसमें एक छोटा सा एनालॉजी है कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास नेचुरली कम नंबर ऑफ सेल्स होंगे. ठीक है बात ये मनन? यस मैम. Are you sure? Smaller the organism, ठीक है, the smaller the organism,
लेसर इज द नंबर ऑफ सेल्स. नेचुरल सी बात है, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास Yes, सेल्स भी ma'am. तो थोड़े ही होंगे ना. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म काफी लार्ज है, तो उस केस में लार्जर द ऑर्गेनिज्म मोर इज द नंबर ऑफ सेल्स, उसके उतने ही सेल्स ज्यादा हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नंबर ऑफ सेल्स की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द सेल. आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से. अगर ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसके पास कम नंबर ऑफ सेल्स. अगर ऑर्गेनिज्म का साइज इज क्वाइट लार्ज तो उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे. क्लियर है ये बात? यस. शुड आई प्रोसीड Yes, ऑन? ma'am. यस. नाउ द नेक्स्ट कम्स टू बी द शेप ऑफ सेल. इसमें क्या वेरिएशन आती है? अब नेचुरल सी बात है, इसमें भी वेरिएशन तो आएगी, क्योंकि देखो जो सेल होता है ना उसके शेप सीधा सीधा एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज फंक्शन. कि उसको फंक्शन क्या करना है. ठीक है. अब फंक्शन मतलब, अब जैसे अमीबा है. अमीबा क्या होता है? यूनिट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई शेप ही नहीं होती, इररेगुलर शेप होती है. क्यों? क्योंकि इसको अपनी मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया बनाना होता है, राइट? अगर इसकी शेप होगी तो इसको एक अलग से लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए होगा, वो कहाँ से लेके आएगा? इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो इसकी शेप को इररेगुलर शेप रखती है, कोई शेप ही नहीं है, शेपलेस. इसी तरह से हमारा WBC. व्हाट इज WBC? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. हाँ जी, नाउ इट इज विजिबल. हाँ जी. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो WBCs हैं, व्हाट आर WBC? यस मनन? Yes, WBC. ma'am. What are WBCs? White cells. हाँ जी. White blood cells. Yes, white blood cells. So ये जो white blood cells हैं, वो क्या काम करते हैं बेटा? मैम वो जो बैक्टीरियाज होते हैं और वायरस होते हैं उससे मैम मैम इम्यूनिटी देते हैं. Yes. So actually they carry on the function of protection. तो इनको कहीं से भी squeeze out होके निकलना पड़ता है. So that squeezing out will require some kind of flexibility in its shape. अगर ये flexible नहीं होगा तो ये squeeze out नहीं कर सकता. So WBCs they have been given the work मतलब the shape as irregular. क्योंकि irregular होने से क्या होता है? It becomes easier for them to squeeze out from anywhere. ठीक है. अब मसल सेल जो है they are spindle shape. मसल सेल्स जो हैं उनको हमने स्पिंडल शेप बना दिया. इसी तरह से जो नर्व सेल्स होते हैं दे आर इलोंगेटेड, क्योंकि उसमें उनको कंडक्शन करनी होती है. दे हैव टू कंडक्ट नर्व इंपल्स. तो जितनी लंबा सेल होगा उतनी जल्दी कंडक्शन हो जाती है, Yes. राइट? उतनी स्पीड पे होती है कंडक्शन. क्लियर है बेटा? तो जो हमारी शेप है दैट इज क्लियरली Yes, डिटरमाइंड ma'am. बाय द काइंड ऑफ फंक्शन द सेल इज डूइंग. तो जैसा फंक्शन करेगा उसकी शेप उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेडी हो जाती है. नेक्स्ट बेटा, अब आपका जो एक वेरिएशन शो होती है वो वेरिएशन शो होती है आपके साइज में. अब सेल का साइज क्या है? सेल जो है बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा भी होता है. सेल रेंजेस फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज. ओके बेटा. अब जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है इट इज द स्मॉलेस्ट सेल. ठीक है. लेकिन जो ऑस्ट्रिच का एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल. ओके बेटा. लार्जेस्ट सेल कौन सा हुआ? ऑस्ट्रिच एग. दिस इज अ सिंगल सेल. जो ऑस्ट्रिच का एग है वो एक सिंगल सेल कंसिडर होता है. अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, वो स्टेटमेंट को मनन आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे. क्या स्टेटमेंट है? द साइज, एक सेकेंड बेटा जी. द साइज ऑफ अ सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ अ प्लांट और एनिमल. जो एक सेल का साइज है वो बिल्कुल भी साइज ऑफ द प्लांट और एनिमल इनके साइज पे डिपेंडेंट है. कैसे? क्योंकि मैम सेल ऑफ द साइज में जो मर्जी होए और उसको फर्क करना पड़ेगा. मैम जितना बड़ा प्लांट है उतने ज्यादा सेल्स हो जाएंगे. ओके. सो मतलब क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करो एक एलिफेंट है, तो क्या एलिफेंट के पास बहुत लार्ज साइज सेल्स मिलेंगे? नो मैम. नो. व्हाई? ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक रेशियो होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो.
उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि वो रेशियो कम से कम वैल्यू दे, तो क्या होता है, सेल की मेंटेनेंस जो है वो कम पड़ती है। नहीं तो क्या होगा, सेल अगर बहुत बड़ा हुआ तो क्या होगा, सेल उसको मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसकी रिपेयरिंग का कॉस्ट चाहिए, वो सब चीजें जो है सफर करेंगी। तो इसीलिए जो साइज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट डजंट डिटरमाइन द साइज ऑफ द सेल। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिफेंट है, ब्लू व्हेल है, तो उनके जो सेल्स हैं वो काफी बड़े मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। द सेल्स विल बी स्मॉल ओनली, एक जनरल रेंज होती है। हाँ, ऑस्ट्रिच का एक है वो एक लार्जेस्ट सेल है, ओके, लेकिन जो ऑस्ट्रिच बनती है उसमें तो नहीं ऐसा होता ना कि बहुत बड़े बड़े सेल्स मिल रहे हैं, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। अब बेटा नेचर में ना एक Yes, हायरार्की ma'am. मिलती है। हायरार्की क्या है, देखो, सिर्फ एक सेकेंड रुकना। सेल्स, दे आर फॉर्मिंग टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। तो अब ये हायरार्की जो है ये कैसे वर्क कर रही है, देखो बेटा, सेल्स जो हैं when they are combining to form tissues, tissues they are combining to form organs, organs they are combining to form organ systems, and when a lot of organ systems are together, so they form organism, okay. Now cell jo hai, it is considered to be as the basic structural and functional unit of life, okay. Tissues, they are actually group of cells. Organs, they are group of tissues. Organ systems are actually number of organs when they are together. And when lot of organ systems are there, they lead to organism. Is that clear? Yes? Yes, ma'am. Rashi, I hope it's clear with you. Cell jo hai, it is the basic structural and functional unit. Tissues are group of cells which perform a similar function. Tissues बेटा तभी बनते हैं जब cells का एक group बना। अब वो group क्यों बन रहा है? Because they have to carry on simple एक जैसा similar function, जैसे for example nervous tissue, muscle tissue, cardiac tissue, तो ये क्या होते हैं कि एक जैसा function करे। muscle tissue मतलब वो movement का ही काम करेगा, ठीक है। स्टोरेज टिश्यू वो स्टोरेज का ही काम करेगा, प्रोटेक्शन टिश्यू वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगा। तो इस तरह से ये टिश्यूज होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो है हायरार्की चलती है और ये नेचर में प्रेवलेंट है, ओके बेटा। अब हम बात करते हैं, देखो, अब नेचुरल सी बात है, हमारा जो चैप्टर है इट्स ऑफ सेल। अब सेल में हमारे पास बेसिकली तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक बेटा, तीन मेन पार्ट्स हैं सेल के। अब वो हम एक बारी देख लेते हैं। I hope it's clear. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. देखो बेटा, it has got three main parts. The cell. Okay. Cell में हम तीन main इसको parts में divide up कर रहे हैं, and those parts are, just a second बेटा जी, cell membrane, ठीक है, nucleus and cytoplasm. Okay बेटा, cell membrane, nucleus, cytoplasm. Okay. अब ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? सेल हैज गॉट थ्री मेन पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। दिस सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके बेटा। अब देखो जितने भी सेल्स होंगे दे ऑल आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन सबके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी, जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर का है चाहे वो मल्टी सेलुलर का है। इज दैट क्लियर? यस Rashi, Yes, you can ma'am. give me a thumbs up or something, some kind of indication so that I may know that you are able to understand. Okay, so ये जो cell membrane है ना बेटा, it encloses a kind of living substance, ये एक living substance को enclose कर रहा है और उस substance को हम नाम देते हैं protoplasm। क्या बोलते हैं बेटा? Protoplasm। Is that clear? Okay बेटा, प्रोटोप्लाज्म। अब ये Yes, जो बेटा ma'am. प्रोटोप्लाज्म है ना, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है बच्चे, ये आगे इसके अंदर दो मेन चीजें हैं बेटा। अब वो दो मेन चीजें क्या हैं? एक तो है साइटोप्लाज्म और एक है आपका न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, व्हाट इज दिस साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो है इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये जो न्यूक्लियस है इट्स अ dense spherical part which is there situated all usually in the center, towards the center ये exist करता है। क्लियर बेटा? आई होप इतना क्लियर हो गया है। यस
चलिए, यस अब बेटा मैम। ये जो प्लांट सेल होते हैं, अब एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज दिखाना चाहूंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, काफी क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ टिपिकल सेल। इसमें आपको मैं कुछ चीजें स्पेसिफिकली शो करना चाहती हूँ। ये देखो, अब ये जो है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, हर सेल में ये एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। देन अब इस आउटर कवरिंग के अंदर क्या चीज इंक्लूडेड थी? द इंक्लूजन वाज साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा ना। देन वी हैड न्यूक्लियस। ओके, यस, देखो न्यूक्लियस जो है इट इज देयर इनसाइड, ठीक हो गया। देन आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज हियर and the cell membrane is the outermost covering. अब ये देखो, ये जो cell membrane है it is actually enclosing the things. एक तरह से ये एक बैग का काम कर रही है, एक सराउंड उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेव कर रही है ना। ये देखो, ये सारा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे इन चीजों को निकाल रही है, उससे अलग कर रही है। इट इज गिविंग इट एज अ सेपरेट आइडेंटिटी, इसको एक आइडेंटिटी दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर बेटा? यस, I hope it's clear. मैम Yes. So now we will move on. अब हम आगे move on करते हैं. What is this? देखिए. So now देखो बेटा, अब हम बात करेंगे प्लांट सेल्स की। अगर हम स्पेसिफिकली प्लांट सेल की बात करते हैं, देखो जो प्लांट सेल होते हैं ना बेटा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। कुछ चीजों में उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं एज पर द एनिमल्स। मनन, क्या आप बता सकते हो कि स्पेसिफिकली प्लांट की रिक्वायरमेंट और एनिमल की रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है? मैम प्लांट्स मैम मैम एक ही जगह पे मैम रहते हैं, और मैम एनिमल्स मैम अलग अलग जगह पे मैम बिल्कुल ठीक जाते है। हैं। यस, अब देखो जो प्लांट्स हैं दे डोंट शो मूवमेंट। वो मूवमेंट का मतलब क्या है? दे आर शोइंग मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते। सो दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, कई बार कोई चीज उन पे गिर जाती है, या देयर इज सम काइंड ऑफ कोई एनिमल आ जाता है, तो दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो तो बड़ी डेलिकेट होती है, इट इज वेरी डेलिकेट। अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए नेचर ने स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट सेल को ये फैसिलिटी दी है। वो क्या फैसिलिटी दी है कि प्लांट सेल के पास एक एडिशनल, एक एड ऑन लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। अब ये सेल वॉल की खास बात क्या है? पहली चीज कि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब मनन मुझे बताओ, इसका बाहर होने में ज्यादा बेनिफिट है कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होने में ज्यादा बेनिफिट है? हम सेल वॉल में बाहर रहेगी तब हम ज्यादा Yes. बेनिफिट है। बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, मेजर वर्क क्या है इसका? इट हैज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसको क्या प्रोवाइड करना है? प्रोटेक्शन। सो सेल वॉल इसको एक एड ऑन फीचर मिला हुआ है सो दैट इट कैन सेव द सेल, प्लांट सेल। ओके, नाउ अब देखो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं। अब ऑब्वियसली एक सेल के अंदर और भी बड़े सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये कई सारी तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं कितनी कितनी तरह के। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, देन यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया, देन यू हैव ER. ER is your endoplasmic reticulum, then ribosomes and plastids which are there in plant cell only. इनके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एक बारी हम इसका लुक देखते हैं कैसा है, कैसे होते हैं ये, एक बारी नजर मार लेते हैं। ठीक है बेटा? Now बेटा, as you can see, देखो बेटा इस पिक्चर में आपको जो नजर आएगा दैट विल बी योर ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। अब देखते हैं हम कैसी कैसी ऑर्गेनेलीज जो हैं हमें वो विजिबल रहती हैं। देखिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग है।
देन यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया. Yes, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल. ये पावर हाउस होता है सेल का. ठीक है बेटा. देन यू हैव लाइसोसोम, देन यू हैव न्यूक्लियस, then endoplasmic reticulum, then cytoskeleton filaments, centriole, then you have Golgi apparatus, cytosol, then you have perioxomes, cytoskeletal filaments. ये न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं. तो ये सारे क्या हैं बेटा? दे आर द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स व्हिच आर देयर इन द सेल. ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग इनको फंक्शन असाइंड होते हैं और इनका जो काम है वो अलग अलग तरीके से काम होता है इनका. ठीक है बेटा. क्लियर हुआ? थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई कि ये जो ऑर्गेनेल्स हैं दे आर देयर इन द साइटोप्लाज्म ओनली. ठीक है बेटा. ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक बेटा. अब सबसे पहले हम जो ऑर्गेनेली लिफ्ट कर रहे Yes, हैं ma'am. हम जो पढ़ने लगे हैं दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन. हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज क्या है कि इट इज थिन मेम्ब्रेन. बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली. सेकेंड इसका क्या काम होता है बेटा कि इट इनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ द सेल. ये सेल के कंटेंट्स को इनक्लोज कर देती है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेव कर लेती है. क्लियर है बेटा? Then what it does, Yes, it ma'am. gives shape to the cell. नेचुरल सी बात है, ये एक शेप देती है सेल को, चाहे वो इरेगुलर भी है तब भी एक शेप तो है ना. ठीक है. तो ये उसको प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है ना इट इज पोरस. पोरस मतलब क्या होता है कि इट इज फुल ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स. ओपनिंग पोर्स होते हैं इसमें, क्योंकि देखो इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है. इंटरनल से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो भी आपको बाहर you have to remove the waste products. तो सारा कहाँ से जाएगा? It will be passing through cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन को स्पेसिफिकली एक प्रॉपर्टी मिली है, तो वो हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे. पहले हम बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. ठीक है बेटा. अब देखो नेक्स्ट है कि इट विल अलाउ सब्सटेंसेस की मूवमेंट थ्रू इट. ठीक है. सो इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट. ठीक हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इट सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम. ठीक है. तो ये अपने सराउंडिंग मीडियम से सेल के कंटेंट्स को बिल्कुल सेव कर लेता है. ठीक है ना, उसको अलग कर देता है. यस. क्लियर बेटा? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस. सो थिन मेम्ब्रेन है, कंटेंट्स ऑफ द सेल को एनक्लोज कर रहा है, शेप दे रहा है सेल को. porous membrane है, it is allowing movement of substances through it. It is helping to separate out the cell contents from its surrounding medium. Then and one more important thing is कि it is separating one cell from another. एक सेल से दूसरे सेल को भी तो अलग कर रहा है ना. It is doing that. Then beta it is protecting the inner contents of cell and acts like a mechanical barrier. जो भी इनर कंटेंट्स हैं, देखो बेटा इनर कंटेंट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मैंने अभी बात की कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं दे आर बीन असाइंड सम वर्क. उनको कोई कोई फंक्शन दिया गया है. अगर आप सपोज करो एक्सटर्नल उनको कोई डेंजर होता है, सपोज करो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज इन डेंजर, तो हु विल प्रोड्यूस द एनर्जी? इट इज द पावर हाउस. तो अब उन सारे कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करना वो किसका काम है? वो सेल मेम्ब्रेन का काम है. इट इज एक्टिंग एज अ मैकेनिकल बैरियर कि कोई भी चीज ऐसे अंदर नहीं आ जाएगी. ठीक है. तो हम अपने जो भी हमारे हाउस होल्ड होता है, जब भी रात को हमें सोना है तो व्हाट वी डू, वी पुट लॉक्स आउटसाइड द डोर. तो लॉक्स क्या करते हैं? दे आर एक्टिंग एज अ मैकेनिकल बैरियर कि थीफ ऐसे कैसे अंदर आ जाएगा. दिस इज जस्ट लाइक अ लॉक. ये घर के अंदर किसी को आने नहीं देता. अब जो नेचर ने इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी है, दैट स्पेशल प्रॉपर्टी इज, क्या है वो स्पेशल प्रॉपर्टी बेटा? आइडिया है कुछ? मैं इसको मार्क कर रही हूँ. दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब इस वर्ड का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. क्या इम्पोर्टेंस है? देखो हमने अभी बात की कई कई चीजों को पास कर देता है, Yes. कई चीजों को पास नहीं करने देता. सो अब क्या हो रहा है कि हमने ये कह दिया कि इट इज अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. अब ऐसे तो कोई भी चीज अंदर आ जाएगी, कोई भी चीज बाहर चली जाएगी. सो हाउ इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग सोर्स. तो नेचर ने इसको एक अलग सा टूल दे दिया. क्या टूल है वो है सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी. मतलब हर चीज को अलाउ नहीं करता ये बाहर जाना, ना हर चीज को अलाउ करता है अंदर आना. सेल वॉल कर देती है, सेल वॉल इज परमिएबल. वो कहती है जाओ जी कोई टेंशन नहीं है, तुम जाओ. उसको पता है अंदर मेरा एक अच्छा आर्मी मैन खड़ा है. वो कौन है आर्मी मैन? हमारा सेल मेम्ब्रेन.
तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिकली एक वेपन है, दैट वेपन इज सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। ओके, सो ये हर सब्सटेंस को Yes, अंदर ma'am. नहीं आने देता और हर सब्सटेंस को इट डजंट अलाउ टू लीव आल्सो। ओके, क्लियर है बेटा? यस, चलिए नाउ वी विल डू साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? देखो बेटा, जो साइटोप्लाज्म है वो आपका एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है और वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एंड ये इसमें क्या रहता है बेटा कि काफी सारे ना एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, वी कॉल देम एज सेल ऑर्गेनेलीज। अब इसका सबसे बड़ा जो रोल है ना साइटोप्लाज्म का, वो ये होता है कि इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे सपोज माइटोकॉन्ड्रिया ने आपका पावर जनरेशन किया तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो लाइसोसोम्स उसमें एंजाइम सिक्रेट करता है सो दैट वो चीज डाइजेस्ट हो सके। पैकेजिंग का काम हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड अ सेल। सो वो सारा जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय साइटोप्लाज्म। और एक खास बात और है, जो साइटोप्लाज्म है ना बेटा, वो लगातार मोशन में रहता है, एंड दैट फिनोमेना इन व्हिच द साइटोप्लाज्म इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। Okay, that is called cytoplasmic streaming. Is that clear? Yes. चलिए, so above all, अब जैसे मैंने आपको बताया कि it is acting like जितना भी exchange of materials हो रहा है वो सबका सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो naturally it is acting as a site जहाँ पे बहुत सारी chemical reactions हो रही हैं, क्योंकि देखो प्रोटीन बनना, प्रोटीन टूटना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, फिर आपका जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको तोड़ना, so that is all involvement of chemical reactions. तो ये सारे जो reactions है कहाँ हो रहे हैं? They are taking place inside the cytoplasm. ये cytoplasm में हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस। देखो बेटा, अब है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो है यूजुअली आपका स्फेरिकल या ओवल शेप में होता है, ठीक हो गया, और ज्यादातर ये आपके सेंटर ऑफ द सेल में मिलता है, इट इज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ सेल। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? वी हैव गॉट 4 मेन पार्ट्स न्यूक्लियस के, ठीक है बेटा, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके बेटा जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? अब ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना बेटा, इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, डबल लेयर होती है। अब डबल लेयर क्यों होती है अभी बताऊंगी आपको। इट इनक्लोजेस न्यूक्लियस, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इट हैज न्यूक्लियर पोर्स जिनका क्या काम होता है कि इट विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट आउट कर रही है। इट हैज गॉट न्यूक्लियर पोर्स जो क्या करते हैं? इट दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, अब डबल लेयर का इसलिए इसमें रोल है बेटा क्योंकि न्यूक्लियस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल। एक सेल के लिए न्यूक्लियस जो है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारा जेनेटिक जो आपका कोडिंग है वो सब प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसको कोई डैमेज ना हो इसीलिए उसको डबल लेयरिंग दी जाती है ताकि वो उसको पूरे अच्छे से सेफ गार्ड कर सके। नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। अब व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? जैसे आपका साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इट इज इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, एक सेकंड बेटा, हाँ जी, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस और इट इज प्रेजेंट विदिन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस, वो सब इसमें सस्पेंडेड होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं व्हाट यू मीन बाय क्रोमैटिन मटेरियल। व्हाट इज क्रोमैटिन मटेरियल? देखो, क्रोमैटिन मटेरियल जो है ना बेटा, इट्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स का जो बेसिक फंक्शन है वो होता है दे हैव टू कैरी जीन्स, वो जीन्स को कैरी करते हैं। अब जीन्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है मनन? व्हाट डू क्रोमोसोम्स डू? Yes, ma'am. क्या करते हैं क्रोमोसोम्स? मैम
मैम कैरी जीन्स, हाँ जी, मैम कैरी जीन्स। जीन्स, यस। न्यूक्लियोलस क्या है? आपका डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, जिसका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या है आपका ये न्यूक्लियोलस जो है वो काम करता है, ठीक है। तो वी विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ओके बेटा। एक बारी वी विल गो थ्रू। देखो, this is the structure which I am going to make you see. Yes, देखो बेटा, this is a nucleus. अब आप ध्यान से देखो, ये एक जो ये चीज है, ये देखो, ये येलो में आपको दिख रही है। दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हाट इज दिस बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये देखिए, बीच में ये गैप हैं थोड़े से, पोर्स जिसे हम बोलते हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है बेटा। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन, okay, and the spherical dense portion is called nucleus. Yes. अब ये जो pores हैं, देखो, ये आपका हो गया न्यूक्लियस. these thread like structures are called chromatin. This is your nuclear membrane. and ये जो है आपका पोर है. अब जो भी आपकी एक्सचेंज होता है, जो भी whatever there is exchange in साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, वो सारा किससे हो रहा है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको इनक्लोज करके रख रही है, उसको साइटोप्लाज्म से अलग करके रख रही है, बिकॉज यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ना बेटा, एक सेकेंड बेटे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दिस थिंग, ये वाली चीज, ये जो है एक्चुअली आपके जीन्स को कैरी करती है. एंड जीन्स के अंदर आपका सारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है. आपकी आंखें कैसी होंगी, हाउ विल योर हेयर लुक लाइक, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है? जीन्स में. आई होप द पिक्चर इज क्लियर. यस. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. we will first of all we will do the functions of cell. Okay. उसके बाद we will peep into the kind of plant cell and animal cell. देखो बेटा, अब फंक्शन क्या हुए? इसके फंक्शन बिल्कुल सिंपल है. फंक्शन क्या है इसके? एक तो ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. सेल की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है. देन बेटा, इसके केस में ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. इट स्टोर्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा. प्लस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है. जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन होता है. सो दैट इज डन बाय योर न्यूक्लियस. इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली माना जाता है, क्योंकि आपके जितने भी आपका हेरिडिटरी मटेरियल है वो सारा वहीं पे स्टोर्ड है, और वो सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को उसने स्टोर करके रखा हुआ है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म. एक तरह से आपका पूरा जो भी कोडिंग है वो सब वहीं पे प्रेजेंट है, सारे पासवर्ड आपकी बॉडी के वहीं प्रेजेंट है. तो उससे क्या होता है कि इट हैज टू बी गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. ओके बेटा, क्लियर हुआ? यस. Yes, ma'am. Okay, so now we will look into how animal cell and plant cell they are different from each other. देखो बेटा, सबसे पहले we will look into the plant cell. हम इसको देखते हैं. This is your plant cell. Okay, now श्योर बेटा, राइबोसोम्स का होता है बेटा, राइबोसोम्स एक्चुअली दे आर कंसर्न्ड विद द प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है. वो प्रोटीन बनाने के काम आता है. सो वो प्रोटीन जो है वो, क्योंकि देखो जो भी सेल है जब वो ग्रो करेगा उसको रिपेयर करना है, उसको मेंटेनेंस वर्क के लिए इट नीड्स प्रोटीन. तो प्रोटीन को बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट. अब प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस. उसको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, रफ ईआर जो है वो बनाता है, ठीक है. तो उसको सारी जो इंफॉर्मेशन है या जो भी कमांड है वो सब न्यूक्लियस से मिलती है, उसके बाद ही प्रोटीन बनते हैं. प्रोटीन आर रियली एसेंशियल, ठीक है बेटा. नाउ देखो बेटा, अब हमारे आते हैं, हम बात करते हैं इसमें आपके प्लांट सेल के बारे में. देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप देखो, ये आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन. एक सेकेंड, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन.
सेल मेम्ब्रेन के देखो बाहर है सेल वॉल, इट इज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. आई होप इट इज विजिबल. यस, Yes, ma'am. ये जो चीज है दिस इज योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. ये जो अंदर एक स्फेरिकल बॉल है दिस इज योर न्यूक्लियोलस. ओके, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यस यस. देन ये जो चीज आपको दिख रही है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज योर पावर हाउस. ठीक है, इसका क्या काम है, इसने पावर देनी है. ओके बेटा, ये रहे आपके राइबोसोम्स. ठीक है, और बनाता कौन है इनको, रफ ईआर. स्मूथ ईआर क्या करते हैं, लिपिड्स बनाते हैं. ये है आपका सेंट्रोसोम. देन यू हैव अमाइलोप्लास्ट, ये आपके स्टार्च स्टोरिंग इंक्लूजन्स है. ये सारा जो आपको लाइट येलो में दिख रहा है दिस इज साइटोप्लाज्म. ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म. ओके बेटा, समझ आई. अब ये आप देख रहे हो ये बड़ा सा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, दिस इज वैक्यूल. अब वैक्यूल जो है वो एक्चुअली इसके अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है. फ्लूइड कंटेंट होता है जिसकी वो क्या करता है, ऑस्मोटिकली रेगुलेट करके रखता है पूरे प्लांट सेल को, उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करता है. मतलब आपने देखा होगा प्लांट जो है, क्योंकि देखो उसके पास और कुछ तो है नहीं, सेल वॉल है, उसको अपनी शेप तो मेंटेन करके रखनी है. सो ये वैक्यूल जो है उसके ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है. दीज आर योर गोल्जी बॉडीज. अच्छा, एक खास बात और होती है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं हो सकती, वो क्या है, आई एम पुटिंग अ मार्क ओवर हियर. क्या है ये, Plasm. क्लोरोप्लास्ट. क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट, हम क्लोरोफिल को होल्ड करते हैं. यस. तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. तो सेल वॉल आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो गया. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज एक्चुअली आपकी परमेबिलिटी देखती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, शेप दे रही है सेल को, राइट. वैक्यूल मैंने आपको बताया ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है. देन यू हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स. ईआर आपके दो तरह से होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ. जो ये रफ ईआर होता है ये राइबोसोम्स बनाता है. ठीक है बेटा, ये राइबोसोम्स बनाता है. देन यू हैव सेंट्रोसोम, ये डिवीजन में हेल्प करता है, अमाइलोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म. तो ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ओके, एंड साइटोप्लाज्म इज एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ वी विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ या एनिमल सेल. ओके, हम एनिमल सेल को देखते हैं. दिस इज योर एनिमल सेल. ठीक है बेटा, अब एनिमल सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है अब ये देखते हैं. देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन, यस. देन अगेन दिस इज साइटोप्लाज्म, यस. ओके, Yes, ma'am. then you have Yes, ma'am. nucleus, yes. Then nucleolus, then nuclear membrane. अच्छा जी. Then you have vacuole, mitochondria. These are the Golgi bodies, ribosomes, smooth ER, rough ER, centrosome, and finally lysosome. अब मुझे ये फिगर देख के बताओ, टेल मी 5 differences. Yes. Number 1, मनन. Yes, ma'am. Yes, बताएंगे बेटा. अगर आप इस वैक्यूल और प्लांट के वैक्यूल को देखो तो क्या डिफरेंस है. यस बेटा, क्या डिफरेंस है. मैम प्लांट का वैक्यूल मैम बड़ा है. Yes, plant cell has got a very big vacuole, whereas animal cell has got a very small vacuole. Okay, Rashi beta, what about the cell wall? Is there any cell wall in animal cell? Yes, ma'am. No. So animal cells, they don't have a cell wall. Okay, जबकि plant cell में it is present. Yes. 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 Okay, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. अच्छा, अब और कौन सा आपको इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है. क्या एनिमल सेल में यू हैव क्लोरोप्लास्ट, आपके पास क्लोरोप्लास्ट हैं. No, ma'am.
No, so that means the animal cells, they don't have chloroplast with them, or we can say plastids with them. Okay, they don't have that thing. Yes. अभी इसमें Yes, इस ma'am. diagram में Yes, it is ma'am. not clear that centrioles are not shown. So this must be centrioles. So plant cell के पास they don't have centrioles. Okay. Any other difference you can make out? Yes. Any And other? cell wall. Cell wall is done. Then yes. The vacuole occupies a lot of space. Vacuole जो है वो बहुत ज़्यादा space occupy कर रहा है, ठीक है? And is occupying most of the space in the cell. The nucleus is pushed to one side, whereas in animal cell, nucleus is there in the center. Is that clear? Okay. Yes, ma'am. Yes.